15 मई 2008 नोएडा के सेक्टर 25 जलवायु विहार के L32 फ्लैट में सुबह हर दिन की तरह ही सामान्य थी। घर के भीतर 13 साल की आरुषि तलवार स्कूल के लिए तैयार हो रही होती है। घर के दूसरे कमरे में उसके पिता डॉक्टर राजेश तलवार और माँ डॉक्टर नुपुर तलवार भी काम पर जाने के लिए रेडी हो रहे थे। राजेश और नुपुर पेशे से डेंटिस्ट थे और दोनों मिलकर नोएडा के सेक्टर 27 में अपना डेंटल क्लिनिक चलाते थे। राजेश क्लिनिक चलाने के साथ साथ नोएडा फोर्टिस हॉस्पिटल के डेंटल डिपार्टमेंट के हेड भी थे और ग्रेटर नोएडा के ITS डेंटल कॉलेज में पढ़ाते भी थे। इस तरह तलवार दंपति का शेड्यूल काफी बिजी रहता था और अक्सर रात को ही अपनी बेटी आरुषि के साथ समय बिताने का मौका मिलता था। आरुषि उनकी इकलौती बेटी थी और वो भी उन्हें काफी मुश्किलों के बाद पैदा हुई थी, इसलिए दोनों अपनी बेटी पर जान छिड़कते थे। 9 दिन बाद 24 मई को आरुषि का बर्थडे भी था। 16 मई से उसके स्कूल की गर्मी की छुट्टियां होने वाली थी, इसलिए उसके पेरेंट्स ने अगले दिन 16 मई को ही उसके दोस्तों के साथ आरुषि का बर्थडे सेलिब्रेट करने का प्लान बना रखा था। घर में राजेश, नुपुर और आरुषि के अलावा नेपाल का एक 45 साल का नौकर हेमराज बंजाड़े भी रहता था, जो रोजमर्रा के काम संभालता था। हेमराज सभी के लिए नाश्ता लगाता है और नाश्ता करने के बाद आरुषि स्कूल के लिए और उसके पेरेंट्स अपने काम के लिए निकल जाते हैं। 15 मई की शाम भी आम दिनों जैसी ही थी। अपने अपने काम निपटाकर नुपुर शाम लगभग 7:30 बजे तक और राजेश रात के 9:30 बजे घर लौट आते हैं। उस समय तक हेमराज डिनर तैयार कर चुका था। खाना खाने के बाद राजेश अपनी बेटी को बर्थडे से पहले सरप्राइज देना चाहते थे। उन्होंने उसके लिए उसका पसंदीदा सोनी का डिजिटल कैमरा खरीदा था, इसलिए डिनर के बाद राजेश और नुपुर अपनी बेटी के कमरे में आ जाते हैं और उसे वो कैमरा गिफ्ट कर देते हैं। आरुषि एक गिफ्ट देखकर खुशी से भर उठती है और उसी वक्त वो उस कैमरे से अपने मम्मी और पापा के साथ कुछ फोटोज भी क्लिक करती है। इसके बाद राजेश और नुपुर अपने बेडरूम में लौट जाते हैं। राजेश रात करीब 12 बजे तक अपने लैपटॉप पर काम करते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। धीरे धीरे पूरा घर नींद की आगोश में डूब जाता है। आरुषि अपने कमरे में, हेमराज सर्वेंट क्वार्टर में और राजेश और नुपुर अपने मास्टर बेडरूम में सो रहे होते हैं। 1300 स्क्वायर फीट का ये फ्लैट बाहर से देखने में बिल्कुल आम लगता था, लेकिन अंदर की बनावट कुछ अलग थी। इस फ्लैट में घुसने के लिए एक के बाद एक कुल 3 डोर्स थे। पहले सबसे बाहर वाला लोहे का ग्रिल गेट, उसके बाद दूसरा मैश गेट और फिर आखिर में तीसरा लकड़ी का बना मेन डोर था। सर्वेंट क्वार्टर जिसमें उस वक्त हेमराज रहता था, उसमें भी 2 डोर्स थे। एक डोर ड्राइंग डाइनिंग रूम में खुलता था और दूसरा डोर घर के दूसरे और सबसे बाहर की लोहे वाली ग्रिल गेट के बीच खुलता था। यानी इस तरह सर्वेंट क्वार्टर से होकर भी घर के अंदर और बाहर जाया जा सकता था। रात के अंधेरे में देखते देखते पूरे अपार्टमेंट में गहरा सन्नाटा छा जाता है। जैसे जैसे रात गहराती है, ये सन्नाटा और भी बढ़ जाता है, लेकिन किसी को कहां पता था कि इस घंघोर अंधेरी रात के सन्नाटे में L32 फ्लैट की दीवारें एक ऐसी वारदात की गवाह बनने वाली है जिसकी गूंज कुछ ही घंटों बाद पूरे देश को झकझोर कर रख देगी। एक ऐसी वारदात जो आने वाले सालों में रहस्य और विवादों में उलझकर हमेशा हमेशा के लिए एक राज बनकर ही रह जाएगी। अगले दिन की सुबह करीब 6 बजे घर की मेड भारती हमेशा की तरह L32 फ्लैट के आउटर गेट पर पहुंचती है और डोरबेल बजाती है, लेकिन दरवाजा खोलने कोई नहीं आता। वो दूसरी बार भी बेल बजाती है, लेकिन इस बार भी कोई नहीं आता। भारती को यह अजीब लगता है क्योंकि रोज एक बार बेल बजाते ही घर का नौकर हेमराज दरवाजा खोल देता था। तीसरी बार बेल बजाने पर आखिरकार नुपुर तलवार बाहर आती है और सबसे भीतर वाला दरवाजा खोलकर भारती से हैरान होकर कहती है, घर का दूसरा दरवाजा बाहर से लॉक्ड है, ये हेमराज कहाँ है? नुपुर हेमराज को कॉल करती है, लेकिन कॉल उठने के तुरंत बाद अचानक कट जाता है। नुपुर भारती से कहती है कि हो सकता है हेमराज दूध लेने गया हो, तुम थोड़ा वेट कर लो। लेकिन भारती को और भी घरों में काम करने जाना था, इसलिए नुपुर भारती को नीचे भेजकर बालकनी से डुप्लीकेट की नीचे फेंक देती है। राजेश तलवार भी अब तक उठकर डाइनिंग रूम में आ चुके थे, लेकिन तभी उनकी नजर डाइनिंग टेबल पर रखी स्कॉच विस्की की एक बोतल पर पड़ती है। उसे देखकर राजेश के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उस शराब की बोतल पर खून के निशान थे। उनके दिल में एक अजीब डर समा जाता है। राजेश बिना वक्त गवाए सीधे अपनी बेटी आरुषि के कमरे की ओर भागते हैं
हैं। कमरे का दरवाजा खुला देखकर उनकी बेचैनी और बढ़ जाती है, क्योंकि उस वक्त तक आरुषि का दरवाजा हमेशा बंद रहता था। वो पलक झपकते ही आरुषि के कमरे में घुस जाते हैं। जैसे ही उनकी नजर सामने पड़ती है, राजेश की चीख निकल जाती है। बेड पर आरुषि का खून से लथपथ शरीर पड़ा था और उसका गला किसी धारदार औजार से कटा हुआ था। राजेश जोर जोर से रोने लगते हैं। पति के रोने की आवाज सुनकर नुपुर भी दौड़कर आरुषि के कमरे में पहुंचती है और ये सब देखकर उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। इतनी देर में भारती चाबी लेकर वापस आउटर गेट पर आ चुकी थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस बार वो दरवाजा बिना चाबी के हल्का सा पुश करने पर ही खुल जाता है। उसके बाद वाला मैश डोर भी लाइटली लैच था और वो भी थोड़ा सा पुश करने पर खुल जाता है। जब भारती घर के अंदर दाखिल होती है, तभी उसे आरुषि के कमरे से रोने की आवाजें सुनाई देती है। वो घबराकर आरुषि के कमरे की ओर दौड़ती है। अंदर पहुंचते ही जब तक भारती कुछ पूछ पाती, नुपुर उससे लिपट जाती है और बेड पर पड़ी आरुषि को दिखाते हुए कहती है, देखो हेमराज मेरी बेटी को मारकर घर से भाग गया है। आरुषि की हालत देखकर भारती का भी दिल दहल जाता है। वो बुरी तरह घबराए हुए तुरंत घर के बाहर जाकर आस पड़ोस के लोगों को इस घटना के बारे में बता देती है। कुछ ही मिनटों में राजेश तलवार के घर में भारी भीड़ जमा हो जाती है। इस बीच अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड इस घटना की सूचना पुलिस को दे देता है। थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच जाती है, लेकिन तब तक घर के अंदर 20-21 लोग जमा हो चुके थे, जिस कारण अफरा तफरी में क्राइम सीन पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था और कई अहम सबूत डिस्ट्रॉय हो चुके थे। सदमे में डूबे राजेश और नुपुर पुलिस से भी यही कहते हैं कि उनका नौकर हेमराज उनकी बेटी आरुषि की हत्या करके घर से भाग गया है। पुलिस तुरंत घर की जांच शुरू कर देती है। आरुषि के कमरे से ब्लड स्टेन्ड बेडशीट, पिलो, कपड़े, घर से कई फिंगरप्रिंट्स और आरुषि के मैट्रेस का खून से सना हिस्सा इकट्ठा करके फोरेंसिक लैब भेजा जाता है। सुबह करीब 8:30 बजे आरुषि की बॉडी भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है, लेकिन इस बीच पुलिस एक बड़ी लापरवाही करती है। पुलिस को सबसे पहले आरुषि के कमरे को सील कर देना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उल्टा कुछ देर बाद राजेश का एक स्टाफ मेंबर कमरे को साफ कर देता है, जिससे क्राइम सीन और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। इस दौरान कुछ पड़ोसी पुलिस को छत की सीढ़ियों पर खून के धब्बे बताते हैं। जब पुलिस राजेश तलवार से छत की चाबी मांगती है तो राजेश पुलिस पर भड़क उठते हैं और कहते हैं, आप मेरी बेटी के कातिल हेमराज को ढूंढने के बजाय यहाँ समय बर्बाद कर रहे हैं। वो अब तक अपने गांव नेपाल भाग गया होगा। राजेश इसके बाद पुलिस से ये भी कहते हैं कि पुलिस ने अगर हेमराज को पकड़ लिया तो वो उन्हें 25,000 रुपए देंगे। चूंकि हेमराज घर से गायब था, इसलिए पुलिस भी जल्दी ही उसे प्राइम सस्पेक्ट मान लेती है और ये थ्योरी बनाती है कि हेमराज रात को स्कॉच विस्की पीकर आरुषि के कमरे में घुसा। उसने उसका यौन शोषण करने की कोशिश की और जब आरुषि ने विरोध किया तो वो खुखरी से उसका गला काट कर भाग गया। इस बीच पुलिस हेमराज पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित कर देती है और पुलिस की एक टीम तुरंत हेमराज को पकड़ने नेपाल रवाना हो जाती है। ये केस मीडिया में भी काफी सुर्खियां बटोरने लगता है, इसलिए सिटी एसपी महेश मिश्रा एक बयान जारी करते हैं कि ये केस 24 घंटे में सॉल्व कर लिया जाएगा। डॉक्टर सुनील दोहरे के नेतृत्व में आरुषि की बॉडी का पोस्टमार्टम होता है और दोपहर करीब 1 बजे आरुषि के शव को उसके परिवार को सौंप दिया जाता है। शाम लगभग 4 बजे शमशान घाट में आरुषि का अंतिम संस्कार किया जाता है और अगले दिन की सुबह यानी 17 मई 2008 को राजेश और नुपुर अपनी बेटी की अस्थियों को गंगा में विसर्जित करने के लिए हरिद्वार निकल जाते हैं। उनके घर पर अब सिर्फ राजेश का भाई दिनेश तलवार और कुछ स्टाफ रह जाते हैं। इस बीच राजेश तलवार के घर पुलिस का आना जाना भी लगा रहता है। पुलिस की रिक्वेस्ट पर इस जांच में एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के गौतम भी शामिल होते हैं। 17 मई की सुबह जब वो राजेश तलवार के घर पहुंचते हैं तो उन्हें छत की सीढ़ियों पर खून के निशान दिखते हैं, जिन्हें पहले पुलिस ने इग्नोर कर दिया था। के गौतम राजेश के भाई दिनेश तलवार से छत के दरवाजे की चाबी मांगते हैं, लेकिन दिनेश को चाबी नहीं मिल पाती, इसलिए के गौतम ताले को तोड़ देते हैं और कुछ पुलिसकर्मियों के साथ छत पर आ जाते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, सबके होश उड़ जाते हैं। छत पर एक लाश पड़ी हुई थी और उसका गला कटा हुआ था। उसके गले पर भी ठीक वैसे ही कट के निशान थे जैसे आरुषि के गले पर थे। वो बॉडी भी बुरी तरह खून से सनी हुई थी और थोड़ी डिकम्पोज भी हो गई थी। पुलिस तुरंत हरिद्वार गए तलवार दंपत्ति को जल्द से जल्द घर लौटने को कहती है। जब राजेश तलवार घर लौटते हैं और पुलिस उनसे उस डेड बॉडी के बारे में पूछती है तो राजेश लाश को डिकम्पोज बताकर उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। लाश की पहचान के लिए कुछ और लोगों को बुलाया जाता है और तब पता चलता है ये लाश किसी और की नहीं बल्कि नौकर हेमराज की है। एक झटके में पूरा मामला पलट जाता है।
है। जिस हेमराज को कल तक आरुषि का कातिल समझा जा रहा था, वो खुद डबल मर्डर का शिकार हुआ पड़ा था। इससे ये केस बुरी तरह से उलझकर और भी मिस्टीरियस बन जाता है। पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब हेमराज आरुषि का हत्यारा नहीं था, तो आरुषि के साथ साथ हेमराज को किसने मारा। छत से हेमराज की बॉडी मिलने के बाद के गौतम को वहां कुछ और अहम निशान दिखाई देते हैं। उन्होंने छत की दीवार पर एक जगह खून से सने हुए हाथ का निशान देखा। हेमराज की लाश तक पहुंचने वाले रास्ते में खून के कई छींटे और कई जगह किसी चीज को घसीटने जैसे निशान थे, जिससे ऐसा लगता था कि कोई हेमराज की लाश को खींचकर छत तक लाया था। इसके अलावा पुलिस को छत पर खून में लथपथ बड़े से पैरों के निशान भी मिले, जिन्हें देखकर लगता था कि हेमराज की हत्या करने वाला शख्स 8 या 9 नंबर के जूते पहनने वाला व्यक्ति रहा होगा। 17 मई की रात डॉक्टर नरेश राज के नेतृत्व में हेमराज की बॉडी का भी पोस्टमार्टम होता है। इसके बाद आरुषि और हेमराज के इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाहर आते हैं। रिपोर्ट के अनुसार आरुषि और हेमराज की मौत 15 मई की रात 12 से 1 बजे के बीच हुई थी। दोनों को पहले किसी भारी ब्लंट हथियार से सिर पर वार करके बेहोश किया गया था और फिर बेहोशी के हालात में किसी धारदार हथियार से उनका गला काट दिया गया था। आरुषि के प्राइवेट पार्ट में कुछ भी असामान्य नहीं पाया गया, यानी यौन संबंध बनाए जाने के कोई एविडेंस नहीं पाए गए थे। इस दौरान मीडिया इस केस को जबरदस्त तरीके से उछाल रही थी और पुलिस द्वारा मौके से एविडेंस और जांच में लापरवाही बरतने का आरोप लगा रही थी। इसका नतीजा ये हुआ कि 19 मई को पहले से जांच कर रही पुलिस टीम को इस केस से हटा दिया गया और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इंस्पेक्टर दत्ता राम नौनेरिया और एसपी महेश मिश्रा का ट्रांसफर कर दिया गया। दूसरी टीम को जांच सौंपी गई, जिसका शक विष्णु शर्मा नाम के आदमी पर जाता है। दरअसल राजेश तलवार के यहाँ पहले विष्णु शर्मा ही काम करता था, लेकिन उसे एक लंबी छुट्टी पर नेपाल लौटना पड़ा, इसलिए उसने अपने दोस्त हेमराज को राजेश तलवार के घर काम पर लगा दिया था। लेकिन जब विष्णु नेपाल से वापस आया तो राजेश तलवार ने कहा कि वो हेमराज को ही परमानेंट रखना चाहते हैं। ऐसे में पुलिस को शक हुआ कि विष्णु ने जलन में आकर हेमराज की हत्या कर दी होगी। विष्णु को हेमराज की हत्या करते हुए आरुषि ने देख लिया होगा, इसलिए विष्णु आरुषि की भी हत्या करके भाग गया होगा। ऐसे में पुलिस ने विष्णु शर्मा को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन जांच में पता चला कि हत्या वाली रात विष्णु शर्मा भारत में था ही नहीं, वो नेपाल में था। ऐसे में पुलिस के हाथ फिर से खाली थे। इस केस को उलझता देख 21 मई को एसएचओ अनिल सामानिया को इस केस का नया इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया जाता है और दिल्ली पुलिस की एक टीम भी इस केस में यूपी पुलिस की हेल्प के लिए नोएडा आ जाती है। 22 मई को पुलिस आरुषि के दोस्त अनमोल से कई घंटों तक पूछताछ करती है। आरुषि की हत्या से कुछ घंटे पहले अनमोल ने उसे मैसेज किया था। अनमोल आरुषि का अच्छा दोस्त था और उसने आरुषि की हत्या से पहले 45 दिनों में उसे 688 कॉल किए थे। पूछताछ में अनमोल ने पुलिस को जो बताया, उसके बाद पुलिस का शक जिस ओर गया उस पर किसी के लिए भी यकीन करना मुश्किल था। अनमोल पुलिस को बताता है कि राजेश तलवार का अनीता दुर्रानी नाम की महिला से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था और ये बात उसे खुद आरुषि ने बताई थी। राजेश तलवार ने जिस तरह पहले दिन हेमराज पर ब्लेम डाला था और हेमराज की बॉडी को पहचानने से इनकार कर दिया था, उससे पुलिस को उन पर पहले भी शक था। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात से पुलिस का आरुषि की हत्या को लेकर राजेश तलवार पर शक और गहरा हो गया। पुलिस ने 23 मई 2008 को राजेश और नुपुर तलवार को पुलिस लाइन बुलाकर उनसे अलग अलग कमरे में लंबी पूछताछ की। दोनों के बयान एक दूसरे से मेल नहीं खाए, जिसके बाद पुलिस ने राजेश तलवार को अरेस्ट कर लिया। उसी दिन यूपी के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गुरदर्शन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक ऐसा दावा करते हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। उन्होंने कहा कि राजेश का अनीता दुर्रानी के साथ अफेयर चल रहा था। आरुषि को इसके बारे में पता चल गया था और वो पिता के इस एक्ट का कुछ दिनों से विरोध कर रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि आरुषि और हेमराज के गलत संबंध थे और 15 मई की रात राजेश ने आरुषि और हेमराज को आरुषि के कमरे में ऑब्जेक्शनेबल हालत में लेटे हुए देख लिया था, जिससे राजेश गुस्से में तिलमिला उठे और हेमराज को पीटते हुए एक छत पर ले गए। वहां राजेश तलवार ने एक धारदार हथियार से हेमराज का गला काट दिया और छत के दरवाजे को बंद कर नीचे आ गए। नीचे आकर उन्होंने पहले स्कॉच पी और फिर कुछ देर बाद उन्होंने उसी तरह अपनी बेटी आरुषि को भी मार डाला। लेकिन पुलिस का यह बयान सुनकर हर कोई हैरान रह गया। लोग सोचने लगे कि क्या कोई पिता अपनी 13 साल की इकलौती बेटी को इतनी बेरहमी से मार सकता है। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं था, बल्कि लोगों को इस बात ने भी झकझोर
दिया कि बिना किसी ठोस सबूत के एक मासूम बच्ची पर 45 साल के नौकर के साथ रिश्ते होने का इल्जाम लगाकर उसे मौत के बाद बदनाम किया जा रहा है। ऐसे में जब पुलिस पर आरुषि के कैरेक्टर असैसिनेशन का आरोप लगने लगा तो पुलिस ने अपनी थ्योरी बदल दी और कहा कि आरुषि ने अपने पिता से उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर सवाल किया, जिससे गुस्से में राजेश ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। राजेश को ऐसा करते हुए घर के नौकर हेमराज ने देख लिया था, इसलिए विटनेस को मिटाने के लिए राजेश ने हेमराज की भी हत्या कर दी। हालांकि इस दौरान पुलिस के पास राजेश को कातिल साबित करने के लिए कोई भी पुख्ता सबूत नहीं था, इसलिए राजेश तलवार और नुपुर तलवार ने पुलिस पर अपनी नाकामी छिपाने और केस को कवर अप करने के लिए उन्हें फंसाने का आरोप लगाया। लगातार बढ़ते विवाद और मीडिया प्रेशर के बीच 31 मई को यह केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाता है। सीबीआई के हाथ में एक केस आने के बाद जॉइंट डायरेक्टर अरुण कुमार को इसका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया जाता है। चूंकि पुलिस ने राजेश तलवार को इस हत्या का दोषी माना था, इसलिए सीबीआई पहले इस एंगल पर ही जांच करती है। सबसे पहले राजेश तलवार के उन कपड़ों की जांच की जाती है जो उस दिन उन्होंने पहने थे, लेकिन उन पर केवल आरुषि के खून के निशान मिलते हैं और हेमराज के खून का कोई सबूत नहीं मिलता। इसके बाद जब विस्की बॉटल की जांच होती है तो उस पर भी राजेश के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते। फिर सीबीआई राजेश और नुपुर के 2 लाई डिटेक्टर टेस्ट और एक ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाती है, जिनमें राजेश तलवार के खिलाफ कुछ भी नहीं मिलता। इसके अलावा छत पर जो शू प्रिंट मिला था उसका साइज 8 या फिर 9 नंबर था, जबकि राजेश का शू साइज केवल 6 होता है। ऐसे में पुलिस वाली थ्योरी सीबीआई की जांच में गलत साबित होती हुई नजर आती है। ऐसे में सीबीआई दूसरी पॉसिबिलिटीज पर गौर करती है और तभी उनकी शक की सुई राजेश तलवार के क्लिनिक असिस्टेंट कृष्णा ठाडाराई की तरफ घूम जाती है। हत्या से 2 दिन पहले राजेश तलवार ने क्लिनिक में कृष्णा को सभी के सामने बुरी तरह डांट दिया था। पूछताछ में ड्राइवर उमेश शर्मा सीबीआई को बताता है कि कृष्णा ने उससे कहा था कि वो इसके लिए राजेश तलवार को जल्दी ही सबक सिखाएगा। ऐसे में सीबीआई 7 जून को शक के आधार पर कृष्णा को हिरासत में ले लेती है। इसके बाद उसके घर की तलाशी ली जाती है, जहां से एक पिलो कवर, एक खून लगा कुकरी और ट्राउजर्स बरामद होते हैं। इसके बाद उसका 2 बार पॉलीग्राफ टेस्ट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट और नार्को एनालिसिस टेस्ट करवाया जाता है, जिनमें वो अपने एक दोस्त राजकुमार का नाम लेता है। कुछ दिनों बाद इस केस में विजय मंडल का भी नाम सामने आता है, जिसके बाद राजकुमार और विजय मंडल के भी कृष्णा की तरह नार्को टेस्ट करवाए जाते हैं। ये तीनों ही लोग नेपाल के थे और नोएडा में राजेश के पड़ोसियों और दोस्तों के घर नौकर थे। जहां विजय मंडल राजेश के पड़ोसी पुनीश टंडन का नौकर था, तो वही राजकुमार अनीता दुर्रानी के घर काम करता था। इन तीनों को ही प्राइम सस्पेक्ट बनाया जाता है और इसी को लेकर 11 जुलाई 2008 को सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर अरुण कुमार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नार्को और दूसरे टेस्ट में कृष्णा, राजकुमार और विजय द्वारा बताई गई बातें बताते हैं। उन्होंने बताया कि 15 मई की रात हेमराज ने कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल को शराब पीने के लिए बुलाया था। शराब के नशे में कृष्णा ने सबसे कहा कि वो राजेश तलवार से बदला लेना चाहता है, क्योंकि उन्होंने उसकी बेइज्जती की थी। सरप्राइजिंगली आरुषि ने उसकी बातें सुन ली और उसने उन्हें धमकी दी कि वो सभी बातें अपने पिता को बता देगी। ऐसे में कृष्णा गुस्से में आ गया और अपनी कुकरी निकालकर उसने आरुषि की हत्या कर दी। इस दौरान हेमराज डर गया और उसने कहा कि वो आरुषि की हत्या की बात राजेश को बता देगा। ऐसे में कृष्णा, विजय और राजकुमार हेमराज को जबरदस्ती छत पर ले गए और उसे मार डाला। इस दौरान जॉइंट डायरेक्टर अरुण कुमार ने यह भी बताया कि इन तीनों ने अलग अलग टेस्ट में अलग अलग कहानी सुनाई, जिसमें कभी राजकुमार तो कभी विजय तो कभी कृष्णा द्वारा आरुषि को मारने की बात कही गई, लेकिन हर कहानी में हेमराज को छत पर मारने वाली बात कॉमन थी। इस दौरान तीनों ने यह भी बताया कि राजकुमार ने आरुषि से जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और जब आरुषि ने इसका विरोध किया था तो गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी थी। इन तीनों के कबूलनामे के बाद 12 जुलाई 2008 को सबूतों के अभाव में राजेश तलवार को 50 दिन बाद बेल मिल जाती है, लेकिन सीबीआई के पास एविडेंसेस की कमी राजकुमार, कृष्णा और विजय मंडल को दोषी साबित करने में भी थी। नार्को और इसके जैसे दूसरे कन्फेशन टेस्ट नशीले दवाई देकर करवाए जाते हैं, इसलिए कोर्ट उन्हें पुख्ता सबूत नहीं मानती है। सीबीआई द्वारा इन तीनों नौकरों को दोषी बताने वाला दावा तब और कमजोर पड़ गया जब आगे की जांच में कृष्णा के मकान मालिक के.एन. जौहरी, विजय मंडल के मालिक पुनीत टंडन और राजकुमार की मालकिन अनीता दुर्रानी ने बताया कि ये तीनों 15 मई की रात करीब 12:30 बजे तक उनके घर में ही मौजूद थे।
अपार्टमेंट के 6 गार्ड्स ने भी ये दावा किया कि उस रात राजेश तलवार के फ्लैट में ना तो कोई बाहर से अंदर गया था और ना ही कोई अंदर से बाहर आया था। राजेश तलवार के घर में इन तीनों में से किसी के फिंगरप्रिंट के निशान भी नहीं मिले। शुरुआती जांच में सीबीआई द्वारा कृष्णा के घर से बरामद की गई खुखरी पर जो खून के धब्बे थे वो भी किसी जानवर के निकले। ऐसे में मीडिया में ये बात निकल कर आने लगी कि सीबीआई की टीम ने जोर जबरदस्ती करके इन तीनों नौकरों से आरुषि और हेमराज की हत्या की बात कबूल करवाई थी। नार्को टेस्ट के पहले तीनों के दिमाग में पहले से स्क्रिप्टेड कहानी बिठाई गई थी और इसी के चलते तीनों ने टेस्ट के दौरान आरुषि और हेमराज की हत्या की बात कही थी। ऐसे में सितंबर 2008 में एविडेंसेस की कमी के चलते उन तीनों सर्वेंट्स को रिहा कर दिया जाता है। जेल से छूटने के बाद प्राइम सस्पेक्ट में से एक विजय मंडल दावा करता है कि सीबीआई ने जांच के दौरान उन तीनों को फिजिकली और मेंटली काफी टॉर्चर किया था। ये केस हर कदम पर और भी ज्यादा उलझता जा रहा था। जवाब मिलने के बजाय सवाल बढ़ते जा रहे थे। पहले पुलिस और अब सीबीआई इस केस को सॉल्व करने में नाकाम साबित हो रही थी। सीबीआई की साख पर सवाल उठाए जा रहे थे। ऐसे में आरुषि और हेमराज की हत्या के करीब 1.5 साल बाद सितंबर 2009 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इस केस की जांच के लिए एसपी नीलाभ किशोर के नेतृत्व में सीबीआई की एक नई टीम का गठन करती है और एसपी एजीएल कॉल को इस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया जाता है। सीबीआई की नई टीम इस केस की नए सिरे से जांच करती है और पूछताछ की शुरुआत आरुषि और हेमराज की बॉडी का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर सुनील दोहरा और डॉक्टर नरेश राज से करती है। इस बार दोनों के बयान इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से काफी अलग होते हैं। इनिशियल रिपोर्ट में आरुषि के साथ कोई यौन संबंध ना बनाए जाने की बात की गई थी, लेकिन इस बार डॉक्टर सुनील दोहरा बताते हैं कि आरुषि की हाइमेन क्षतिग्रस्त थी और ऐसा लग रहा था कि आरुषि के मरने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट्स को काफी अच्छे से साफ किया गया था। दूसरी तरफ डॉक्टर नरेश राज भी सीबीआई को बताते हैं कि हेमराज का प्राइवेट पार्ट सूजा हुआ था, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि अंतिम समय में या तो हेमराज यौन संबंध बना रहा था या फिर ऐसा करने के लिए तैयार था। इसके बाद सीबीआई की इस नई टीम ने अक्टूबर 2009 में क्राइम सीन को फिर से रिक्रिएट किया और दावा किया कि आरुषि की हत्या के बाद उसके कमरे को रीअरेंज किया गया था और फिर लोगों को आरुषि की हत्या की खबर दी गई थी। ये भी दावा किया गया कि आरुषि के चाचा दिनेश तलवार ने 17 मई को इस केस की जांच में शामिल के गौतम से कांटेक्ट करके आरुषि के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आरुषि के यौन संबंध होने की बात को हटाने की बात कही थी। इसके बाद सीबीआई की नई टीम ने आरुषि तलवार और हेमराज के सिर पर लगी चोट को एनालाइज किया, जो ट्रायंगुलर शेप की थी। सीबीआई ने अंदाजा लगाया कि दोनों के सिर पर यह वार गोल्फ स्टिक से किया गया होगा। हैरानी की बात यह थी कि राजेश तलवार गोल्फ खेलने के शौकीन थे। सीबीआई ने राजेश के पास मौजूद सभी गोल्फ स्टिक्स को जांच के लिए लैब भेजा, जहां से रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि उनमें से 5 नंबर की गोल्फ स्टिक को काफी अच्छे से साफ किया गया था ताकि सारे सबूत मिट जाए। जब इस बारे में सीबीआई राजेश से पूछती है तो वो बताते हैं कि स्टिक नंबर 4 और 5 पहले उनकी कार में रखे हुए थे, लेकिन जब उन्होंने कार की सर्विसिंग करवाई तो अपने ड्राइवर उमेश शर्मा से उन दोनों स्टिक्स को हेमराज के रूम में रखवा दिया था। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब सीबीआई की टीम ने CFSL द्वारा खींची गई हेमराज के कमरे की 1 जून 2008 की फोटोग्राफ्स को देखा तो उसमें सिर्फ एक स्टिक थी, जबकि राजेश तलवार के बयान के हिसाब से उन्होंने दोनों स्टिक्स को हेमराज के कमरे में रखवाया था। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सीबीआई की टीम आरुषि और हेमराज की हत्या के